हेलो गाइस, विज्ञा हियर। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इतने शॉर्ट टाइम में 700 के ऊपर लाइक्स, बहुत सारे 700 के ऊपर व्यूज़, बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स, व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स। आई एम ट्रूली हम्बल्ड, आई एम ट्रूली ओवरवेल्म्ड विद यू गाइस लव एंड थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। अमीर खुसरो साहब की कलम से, हमारे घर को ये रौनक कहाँ मयस्सर थी, हमारे घर को ये रौनक कहाँ मयस्सर थी, ये तो हुजूर आपके कदमों की मेहरबानी है। सो थैंक यू। लास्ट टाइम मैं बोलना भूल गया था, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, आई वॉज नौसिखिया। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते उतना शेयर करिए, क्योंकि जो हम इकोनॉमिक डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो भी एक्यूरेसी उसमें तभी आएगी जब मैक्सिमम लोगों से उसमें इनपुट आएगा। आई एम नॉट अ ट्रेंड इकोनॉमिस्ट, मैं कोई बुक पढ़ के तो आपसे बात कर नहीं रहा हूँ। मैं भी जो राय मुझे सब लोगों से मिलती है, डिस्कशन से मिलती है, वही बताता हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि बहुत जितने ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनसे भी हमें फीडबैक्स मिलना पॉसिबल हो। Some disclaimers just as last time. I have absolutely no political agenda, no political comments please, please don't look at it from a political angle. Thank you so much. Secondly, as last time, again, these are all my opinions which I have formed on base of my discussions with my core peer group. So as opinions go, again, I can be 100% wrong. So please मुझे कंसिडर कीजिएगा उसके अंदर। आज के वीडियो में जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें जो हमें मैक्सिमम फीडबैक्स आए, तो कई सेक्टर्स मेरे छूट गए थे और लोगों का कहना था यार प्लीज़ इन सेक्टर्स पे भी क्या व्यू बन रहा है, मार्केट का व्यू क्या बन रहा है, थोड़ा सा आप स्टडी करके बताइए। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कवर टुडे। आई एम ट्राइंग टू कीप इट स्लाइटली शॉर्टर ऑल्सो। लास्ट टाइम काफ़ी लंबा 15-20 मिनट का हो गया था, अभी आई विल ट्राई टू कवर इट बाय 10-12 मिनट्स। सो अगेन आई विल ट्राई टू गो इन द सेम पॉजिटिव इम्पैक्ट, न्यूट्रल इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इन द मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म में तो वी कांट प्रेडिक्ट, एंड शॉर्ट टर्म में सब कुछ नेगेटिव है, ये आप मान के चलें। मीडियम टर्म मतलब 6 महीने से लेकर 24 से 30 महीने, करेक्ट, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में आज भी इंडिया का 60 से 70% आदमी एम्प्लॉयड है, लेकिन एग्रीकल्चर का इंडिया के जीडीपी में लेस देन 20% शेयर है। इसलिए एग्रीकल्चर में बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट था। एग्रीकल्चरल दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई इंडिया इज अ पुअर कंट्री। एग्रीकल्चर में जो गेहूँ, सोया, चावल, दलहन, इस तरह की जो फसल है, लकीली फॉर अस एज अ नेशन, लकीली फॉर एज अ सिटीजन्स, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। कोरोना वायरस का गाँव में इफेक्ट नहीं गया है, फसल वैसी की वैसी है, बल्कि बहुत अच्छी फसल आने की संभावना है और मानसून भी नॉर्मल आने वाला है। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चर का जो बेस है, जो अनाज है, वो पॉजिटिव रहेंगे, बम्पर फसल रहेगी, किसान के पास पैसा आएगा। और यूँ भी किसान को तो गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है, टैक्स की कई तरह की सेविंग्स है, सब तरह के फ़ायदे, सब्सिडीज होती हैं। लकीली एंड दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन्स वाई इंडिया रिकवर्स वेरी फास्ट। इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बेस है, जो हमारा गेहूँ, चना, सोया, चावल, दलहन, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बम्पर फसल है। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। जो नुकसान हुआ है एग्रीकल्चर में, वो नुकसान हुआ है फ्लोरिकल्चर को, जो फूल वगैरह उगाते थे, या सेकेंडली जो सब्जी और फल उगाते थे। आप लोग खुद ही फील कर रहे हैं, पिछले 40 दिन में अपने अपने घरों का आप हाल देखिए, कितनी सब्जी जो खेत में बनी हुई है, उगी, वो खेत से मंडी नहीं आ पाई, मंडी से अपन लोगों के घर नहीं आ पाई, इसलिए कितनी सब्जी वेस्ट हुई, कितना फल वेस्ट हुआ। हिंदुस्तान का क्या ओवरऑल प्रोडक्शन है, उसका 10% तो आप मान लीजिए मिनिमम वेस्ट हुआ ही हुआ है। ये शॉर्ट टर्म में कुछ किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म ये चीज़ें धीरे धीरे साइकिल, सब्जियों में तो ऐसा होता है, फिर ठीक होंगी। नुकसान जो हो गया है, कांट हेल्प इट। लेकिन ये जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, धीरे धीरे मंडियाँ चालू होंगी, ये चीज़ें वापस सिस्टमैटिक हो जाएगी। इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। लोग मुझसे भी, कई लोगों का ये भी था कि यार आप सिर्फ समस्याएं बता रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये बता रहे हो, सोल्यूशन भी तो बताइए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे कुछ सोल्यूशन मिले वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो अभी निकल के आएगी वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जिस लेवल का फूड प्रोडक्शन इंडिया के पास है, जो हमारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में एक तरफ खाने का वेस्ट होना और एक तरफ आदमी का भूखा सोना, इट इज़ लाइक अ क्राइम, इट इज़ क्रिमिनल। वी कैन नॉट अलाउ दिस एट एनी कॉस्ट। इसके लिए एक ही तरीका है
वो ये है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम इन्वेस्ट किया जाए, मैक्सिमम आए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो हाइजीन को लेके अभी आप देखिए सब घरों में लेडीज़ परेशान है, सब्जी जब आती है, फल जब आती है, उसको सैनिटाइज कैसे करें, उसको कैसे धोएं, उसको कहाँ रखें, एक दिन बाद यूज़ करें, नहीं करें, छिलका उतारें, क्या, लेडीज़ कंफ्यूज। अभी क्या होगा इसके लिए, इसमें भी कुछ एक बेसिक हाइजीन के स्टैंडर्ड्स, कुछ ब्रांडिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें लाना पड़ेगी। दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरी नानी जी थी, शी वॉज अ वेरी मिडिल क्लास लेडी। हमारे नाना जी तो गवर्नमेंट से जनरल अकाउंटेंट की पोस्ट से रिटायर हुए, सामान्य मध्यम वर्गीय घर था, 6 बच्चे थे उनके, एक अकाउंटेंट की सैलरी पे, सरकारी सैलरी पे 6 बच्चों को उन्होंने पाला। फिर भी जब भी मैं उनके घर जाता था और उनके किचन में आता था तो मुझे एक प्रोडक्ट हमेशा दिखता था। वो प्रोडक्ट था च्यवनप्राश, डाबर का च्यवनप्राश, जिसका लाल डिब्बा आता था, आप याद करिए। च्यवनप्राश मतलब फूड प्रोसेस्ड आंवला। अब क्या होगा, न सिर्फ आंवला बल्कि प्याज, दूसरे कई प्रोडक्ट्स, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा डिटेल तो मुझे, हल्दी, इस तरह के प्रोडक्ट्स की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएंगी और इन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होगा। इसका एक और रीज़न ये भी है कि लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए। सबको ये समझ में आया कि कोरोना में हमारी इम्यूनिटी जितनी पावरफुल रहेगी उतना कोरोना से हम बचेंगे। इम्यूनिटी पावरफुल करने का इंडिया में आयुर्वेद में बहुत सारे चीज़ें हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जो वो चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करके आपके घर तक पहुंचाया जाए ताकि साफ़ रहें, आप कंजम्पशन में इजी रहे और वेस्टेज भी कंट्रोल हो। इसके लिए आई थिंक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम आएगा, या वो इंडस्ट्री पॉजिटिव सेक्टर में रहेगी। हमारे परम मित्र हैं अनुराग बोथरा जी, जिनकी इंदौर में ओम नमकीन के नाम से बहुत बड़ा काम है, उनसे भी मेरी कुछ चर्चा हुई। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उनको अपने एम्प्लॉयज़ के बड़ा ध्यान है। वो कुछ उस सिलसिले पूछा था कि भैया आप थोड़ा सा जो कम सैलरी वाले लोग हैं उनके बारे में भी डिस्कस करें। उनसे भी मैंने डिस्कस किया। वो जो चीज़ें बनाते हैं उस तरह की चीज़ों में ब्रांडेड ओम के नमकीन है, या समझिए जैसे हमारे वो रिश्तेदार है गंगवाल पिसाई वाले हैं, गंगवाल के नमकीन, इस तरह की चीज़ों में तो बहुत बढ़िया बूम है, क्योंकि लोगों का भरोसा भी है और लोगों को एक चीज़ और रियलाइज़ हो गई है कि यार हमारी कमाई का बहुत कम परसेंटेज हम खाने पीने पे खर्च करते हैं, तो अगर थोड़ा महंगा भी खरीद लेंगे, जो पहले कहते थे कि कम खाओ पर अच्छा खाओ, वो वाली चीज़ इसमें आएगी। इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। एग्रीकल्चर में एक और चीज़ जो बूम मार सकती है, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी है यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, वो है रूफटॉप और किचन गार्डन्स। अगर आपके पास ये कंसल्टेंसी आप कर सकते हो कि हर घर में जो उसकी बालकनी है, जो उसका किचन है, जो उसकी रूफटॉप है, उसमें छोटा सा एक गार्डन डेवलप हो जाए जिसमें बेसिक यूज़ की सब्जियां बनने लगें, तो आई एम टेलिंग यू हाउस वाइफ विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि ये बाहर का टमाटर, प्याज, जो भी इस तरह की चीज़ें वो खरीदें। दे आर वेरी वेरी अफ्रेड फॉर देयर किड्स, दे आर नॉट वेरी श्योर हाउ दे कैन सैनिटाइज इट। ऑर्गेनिक अगर उनके घर में उगा हुआ होगा, दे विल बी वेरी हैप्पी। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू गेट इनटू दिस लाइन, हु हैव अ ग्रीन थंब, kitchen and rooftop garden. Some model you work out that I can't help you with, but it is there. थर्ड चीज़ ये होगी सर कि जो एक और इसमें एग्रीकल्चर में इंडिया में एक फिनोमेना है जो कि हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा हो जाए और इंडिया की बेरोजगारी को भी बहुत अच्छे से आंसर कर दे। वो ये है कि जितने भी जो पिछले 25-30 साल में शहरों के आसपास के कस्बों के बच्चे रहते थे, जो पढ़ लिख लेते थे फिर सीधे शहर चले जाते, जैसे बॉम्बे, पूना, नासिक में, महाराष्ट्र के आसपास का जो उनका एरिया है, उसके किसान के बच्चे वहाँ चले जाते। अभी इस बीमारी के कारण एक ज़बरदस्त रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, शहर से बच्चा वापस गांव गया। अब सर अगर 8-10 हज़ार रुपये महीना आदमी कमाए ना, तो उसके लिए गांव में ही रहना ज़्यादा ठीक है। उसके लिए शहर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, वो किराया देगा, उसका दीगर खर्चा करेगा, गंदी सी जगह रहेगा। इससे अच्छा इतना पैसा वो गाँव में अदरवाइज़ भी कमा लेगा, सस्ता राशन सरकार दे देगी, अपने परिवार के अंदर रहेगा, अपने घर में रहेगा, और 8-10 हज़ार रुपये महीना गाँव में भी कमाना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, कुछ एजुकेटेड बच्चे ये सोचेंगे कि हम शहर में 30-40 हज़ार की तनख्वाह में भी हैं, तो उस अनुपात में किराए भी दे रहे हैं, उस अनुपात में खर्चे भी हैं, उस अनुपात में टेंशन की ज़िंदगी भी जी रहे हैं। हम आज घर में आए, कम भी कमाएंगे तो परिवार के साथ हैं। वो तबका हो सकता है कुछ एग्रीकल्चर की ओर डाइवर्ट हो और एग्रीकल्चर में कुछ नई नई इनोवेशंस, नई नई चीज़ें लाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट। सो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस जो इंडिया की ओवरऑल एक कमजोरी रही है पोस्ट कोरोना वायरस, पोस्ट लॉकडाउन में, हो सकता है ये हमारी मजबूती बन के सामने आ जाए। सेकेंड हम बात करें, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपने ज्वेलरी को टच नहीं किया, आपने बुलियन को टच नहीं किया। मेरे परम मित्र हैं आशीष कड़ेल जी, उनका सराफा में बड़ा काम है, उनसे मेरी इस विषय में काफ़ी डिटेल चर्चा हुई। देखिए ज्वेलरी तो 1 साल पीछे हो गई है, ये आप बिल्कुल ईमानदारी से मान लीजिए। डायमंड 50%, सेमी प्रेशस स्टोन 50%,
ना खरीदिए ना बेचिए, रन अवे। ये इसकी सच्चाई है। बड़ी शादियां होंगी नहीं, बड़े सेट्स जो खरीदे जाते थे वो लॉकर में रखे थे, सिर्फ शादियों में निकलते थे। शादियाँ ही नहीं होंगी तो वही लॉकर में नहीं निकलेंगे, तो नया एक आदमी क्यों खरीदेगा। सेकेंडली, ज्वेलरी में जो ज्वेलरी एक साल के लिए, एक साल पीछे भी हो गई है और एक साल अगले ज्वेलरी में कुछ भी नहीं है। इसमें आपको वेट आउट करना पड़ेगा। स्टे अवे फ्रॉम प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स। जहाँ सवाल बुलियन का आता है, बुलियन इज़ डूइंग वेरी वेल। आपको मालूम है सोना तो बॉम्बे में कल 50,000 टच हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है सोने में और बुलियन के रेट बढ़ने में और मार्केट को, कि जब सोना बढ़ता है तो कोई खरीदने नहीं आता, सब बेचने आते हैं। सराफा वालों का ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब सोना बढ़ता है तो आदमी बेचने आता है, खरीदने नहीं आता। तो उल्टा बल्कि प्रेशर ये है कि आप जो है बुलियन खरीदते जाइए, माल तो बिक नहीं रहा और उसकी ट्रेडिंग में इतना कम मार्जिन है कि वो दैट डजंट मेक मच सेंस। दैट इज़ नॉट ठीक है, कमाई हो सकती होगी पर वो बड़े बड़े शोरूम्स का खर्चा उससे नहीं निकल सकता। सो वाइल बुलियन इज़ मतलब बुलियन तेज़ी में है, लेकिन ओवरऑल ज्वेलरी बिजनेस नेगेटिव है। उसका ज्वेलर्स को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। एक साल तो कम से कम ज्वेलर्स को अभी आराम करना होगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मतलब ज्वेलरी को मैं नेगेटिव सेंटीमेंट में डाल रहा हूँ पोस्ट लॉकडाउन। थर्ड, हम बात करें इंटीरियर डेकोरेशन की। इंटीरियर डेकोरेशन जैसे फ्लोरिंग, फर्नीचर, एक्सेसरीज, बाथरूम की फिटिंग्स, इस तरह का जो भी सारा सामान इंटीरियर डेकोरेशन में आता है। मेरे बहुत सारे मित्र इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, उनसे भी चर्चा हुई। इंटीरियर डेकोरेशन बहुत नेगेटिव है। कोई भी ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आता है। आदमी जब अपने फ्यूचर को लेके कंफर्टेबल रहता है, अपनी करंट पोजीशन को लेके कंफर्टेबल होता है, तभी वो इंटीरियर डेकोरेशन में पैसा लगाना चाहता है। अदरवाइज यू कैन लिव विदाउट इट। एनी प्रोडक्ट नेक्स्ट 1 ईयर जिसके बिना आप बड़ी इजीली ज़िंदगी गुजार सकते हो, उसकी डिमांड कम रहेगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि बेसिक फर्निशिंग, बेसिक तो फिर भी चलेगा, वो हर आदमी की ज़रूरत है और उसका एक नेचुरल डिमांड है वो बनी रहेगी। नॉट फॉर लग्जरियस ब्रांड या बहुत एक्सपेंसिव नेगेटिव है। बाकी जो बेसिक फर्नीचर है, जो समझिए लॉकर्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, बेसिक ऑफिस फर्नीचर्स हैं, ये दे विल बी इन न्यूट्रल कैटेगरी, बट दैट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। सो मे बी 20% ऑफ विल बी न्यूट्रल, बाकी 80% तो नेगेटिव में ही जाएगा। इसके बाद हम बात करें एडवर्टाइजिंग और पीआर एजेंसी की। जो हमारे कुछ मित्र एडवर्टाइजिंग पीआर वाले बोले यार हमारी सर्विसेज सेक्टर की भी बात करिए। तो एडवर्टाइजिंग में कहावत है, व्हेन टाइम्स आर गुड यू मस्ट एडवर्टाइज एंड व्हेन टाइम्स आर बैड यू हैव टू एडवर्टाइज। समझे। तो हालांकि एडवर्टाइजिंग बजट सबसे पहले कटता है और शॉर्ट टर्म में तो एडवर्टाइजिंग का बजट कटेगा, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी लोगों को समझ में आ जाएगा कि एडवर्टाइजिंग करे बिना पार नहीं है। टाइम्स आर गुड यू हैव टू मस्ट एडवर्टाइज, टाइम्स आर बैड यू हैव टू एडवर्टाइज। यस, नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग विल चेंज। Print media is gone. Again, like I said, it's a dinosaur, it's a dodo. Forget about print media. बहुत expensive है for the reach it offers. There is nothing in it. Everything is digital. आप डिजिटल पे जाइए, जैसे आज आप मुझे डिजिटल पे देख रहे हैं, आपको डिजिटल पे, डिजिटल मीडिया पे, वाईफाई, जो ये डाटा कंजम्पशन इंडिया में जिस हिसाब से बूम हुआ है, एवरीथिंग इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो एडवर्टाइजिंग इज, हाँ, इसमें जो एक ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग की वैल्यू बरकरार रहेगी, बल्कि बढ़ेगी। लोग ब्रांड पे ही विश्वास करेंगे। आप जितना अच्छा अपनी ब्रांडिंग को मजबूत रखेंगे, जितना ब्रांडिंग में पैसा खर्च करेंगे, जितना लोगों के दिमाग में पॉजिटिव ब्रांड रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। एडवर्टाइजर्स के लिए एक ये बहुत अच्छा एवेन्यू है। इसमें एक बात और करना था कि हमारे मित्रों ने, ये थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग से हट के बात है, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, ये मैं अपने जो खापने लेवल के जो एक बाजार के लेवल के व्यापारी हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अपने ब्रांड का पहले कुछ दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपने लॉकडाउन या कोरोना वायरस की आड़ लेके जो सालों से आपसे व्यापार कर रहे हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, अगर आपने कोरोना वायरस का या ये लॉकडाउन का बहाना लेके पेमेंट्स डिले करे, पेमेंट्स टाइमली नहीं करे, पेमेंट्स में कुछ ऊंच नीच करी, तो आपका ब्रांड ख़राब हो जाएगा मार्केट में। डीमोनेटाइजेशन के सामने जिन लोगों के समय पे जिन लोग ईमानदार रहे, उनको उसका आगे बहुत फ़ायदा मिला। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आपको थोड़ी पेन हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो। प्लीज़ ट्राई एंड कीप अ गुड ब्रांड पोस्ट लॉकडाउन। इट विल हेल्प यू वेरी मच इन द लॉन्ग टर्म। इसके बाद बात करें सर अपन हॉस्पिटैलिटी की। होटल्स, रिजॉर्ट्स, टूरिज्म, एविएशंस, कार रेंटल्स, एवरीथिंग इज़ गॉन। वेरी सॉरी, कम से कम 2 साल ये सेक्टर डोल्ड्रम्स में है। ये सेक्टर को वापस लाना बहुत मुश्किल है।
यह है कि 2 साल बाद जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, तब जब एक बम फूटेगा, जो 2 साल से आदमी घर में बैठा होगा, तब वो ज़रूर निकलेगा। लेकिन 2 साल बाद की बात है। आज की तारीख में तो अगले 24 टू 30 मंथ्स का सिनेरियो वेरी बैड। सुपर नेगेटिव में मैं सेक्टर को डालूंगा, क्योंकि रिजॉर्ट्स, होटल, मैं खुद एक होटेलियर हूँ, एविएशन सेक्टर, दीज आर ऑल हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स एंड दे नीड लॉट ऑफ कैश फ्लो एवरी डे, जो नहीं आज की तारीख में पॉसिबल हो पा रहा है। अब हम बात करें रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में क्या है, कमर्शियल रियल एस्टेट तो नेगेटिव है, जो मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, शोरूम्स, हाई रेंट में जो चीज़ें लगी हुई हैं वो तो नेगेटिव है। लेकिन वेयर हाउसिंग पॉजिटिव है। शहर के आसपास जो वेयर हाउसेज हैं, तो वेयर हाउसेज विल सी कंटिन्यूस डिमांड, वहाँ पे कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। बल्कि जो मार्केट है, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे शिफ्ट होगा, वो वेयर हाउसिंग पे ज़्यादा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी है, या कोई भी बड़ा शू का ब्रांड है, या इस तरह कोई ब्रांड है, दे विल नॉट टेक 3, 4, 5,000 स्क्वायर फीट प्राइम कमर्शियल रियल एस्टेट नाउ, दे विल टेक ओनली 1,000 स्क्वायर फीट। वो एक डिस्प्ले यूनिट होगा। आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको हर मॉडल का एक एक शू डिस्प्ले होगा, वहाँ पे पूरा टेक्निकल वहाँ पे एक वो स्क्रीन लगा होगा। आप उसी में अपनी साइज़ पसंद करेंगे, अपना फिट पसंद करेंगे, अपना मॉडल पसंद करेंगे, आप उसी पे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। आपको वहाँ से शू की डिलीवरी नहीं होगी, वो ऑर्डर सीधे अपने वेयर हाउस जाएगा, और जब तक आप घर पहुँचेंगे आपका जूता आपके घर पहुँच चुका होगा। सो वेयर हाउसिंग यानी अदरवाइज ऑनलाइन डिलीवरीज बहुत बढ़ने वाली है, कंसेप्ट यही होने वाला है। तो वेयर हाउसिंग इज़ गुड, वेयर हाउसिंग पॉजिटिव है, कमर्शियल बहुत नेगेटिव है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है। और दूसरी एक चीज़ और है कि जो भी इस लॉकडाउन में जो इन्वेस्टमेंट के 4 मेजर क्लासेस होती हैं, एसेट क्लासेस, बुलियन, रियल एस्टेट, इक्विटीज़ एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाइक एफडीज एंड, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम भरोसा आदमी का रियल एस्टेट पे टूटा है। भरोसा सब पे टूटा है, पर सबसे कम रियल एस्टेट पे टूटा है। इसलिए सबसे पहले रियल एस्टेट वापस आएगी। आदमी ब्याज पे पैसा देना पसंद करेगा नहीं। आदमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो चुके हैं, सेविंग बैंक में बहुत कम हो चुके हैं, एफडीज में बहुत कम हो चुके हैं, इक्विटीज़ कंटिन्यूस धोखा दे रही हैं, डेट फंड्स ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हैं, शेयर मार्केट में भरोसा आदमी का उठ गया है। बुलियन में एक लिमिट है, उससे ज़्यादा बुलियन में ना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना उसमें कोई रिटर्न्स आते हैं, वो बस टाइम पास ही रहता है। अल्टीमेटली जो भी फंड्स का जनरेशन है, चाहे वो वाइट का हो, चाहे ऑन का हो, जैसा भी हो, उसका एडजस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में ही हो सकता है। रियल एस्टेट, और अभी भी लोगों का भरोसा रियल एस्टेट से नहीं टूटा। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चरल रियल एस्टेट लौट के आएगी सबसे पहले। अभी तो नेगेटिव है, पर सबसे पहले यही लौट के आएगी। इसमें हमारे मित्र हैं देवेश पाहवा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी राय दी है। और देखिए, कभी डिस्कशन से कितनी अच्छी अच्छी बातें सामने आती। द वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट इज हियर टू स्टे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कंपनीज आर सेविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी बाय नॉट हैविंग देयर एम्प्लॉयज कम टू द ऑफिस, सो दे आर गोइंग टू सी टू इट दैट द एम्प्लॉयज, जितने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम करा सके उतने वर्क फ्रॉम होम करें। A cousin of mine works in Dubai. His company is saving, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, his company is saving $1 million per month by having its employees work from home on travel and other expenses. This is here to stay. E-education is here to stay. E-classes is here to stay. इसलिए हमारे मित्र जी देवेश पाहवा जी ने बहुत अच्छी एक आइडिया दिया, जो आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में है, बिल्डर लाइन में, उस चीज़ को ध्यान रखें। अब आप जो आगे प्रोजेक्ट्स प्लान करें, 1000 स्क्वायर फीट हो, 1500 स्क्वायर फीट हो, बंगला हो, फ्लैट हो, उसमें एक रूम होम ऑफिस का जरूर प्लान करें। वो रूम ऐसा हो कि जिसके अंदर प्रॉपर एक एलसीडी लगा हो, सिस्टम हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो, चेयर्स, टेबल, मतलब जिसमें आदमी भी दिन में अपना होम ऑफिस का काम कर ले और शाम को जो है बच्चे अपनी क्लासेस अटेंड कर लें। ये चीज़, ये जब रूम अब आते समय में जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इफ दे विल गिव दिस 1 एक्स्ट्रा रूम या प्लान में कुछ लेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा। इट विल बिकम पार्ट, लाइक इन अमेरिका अ गैराज इज अ पार्ट ऑफ अ हाउस, यू कांट प्लान अ हाउस विदाउट अ गैराज। सेम वे इन इंडिया going forward, home office is a part of where you live and you won't be able to. So that is my 2 bits for today. इसमें नेक्स्ट टाइम जो मैं 2-3 बार आगे फिर से एक वीडियो करने वाला हूँ, दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर प्रोफेशनल्स बोलो तो डॉक्टर्स, CAs, लॉयर्स, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, स्पेशलिटी कंसल्टेंट्स, फाइनेंस, बैंक्रप्सी कंसल्टेंट्स, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स, R&D, वो मैं लाने वाला हूँ इसके बाद। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो गिव मी सम गुड, आई मीन, एक तो प्लीज़ शेयर करें, दूसरे प्लीज़ 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 गुड बैड अगली जैसा आपको लगा हो कमेंट्स में बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस करने तो प्लीज़ करें। अगर आपको मुझसे पर्सनल बात करनी, मेरा नंबर करीब करीब सबके पास है, आप प्लीज़ मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आई विल बी मोर देन हैप्पी
मैं भयंकर घर में बिल्कुल फ्री बैठा हूँ लॉकडाउन में, जैसे आप भी फ्री बैठे, खूब टाइम है, आराम से बात करेंगे। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। जो आपको लगा कहीं, अगर आपको लगा मैंने गलत ओपिनियन दी है तो प्लीज़ आप उसको भी बताइए। अगर आपको सही लगा क्या ऐड नहीं किया उसको भी बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।